वाले रामलला के सूर्य तिलक का ट्रायल सफल रहा। चित्र में साफ देखा जा सकता है कि सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर अद्भुत छटा बिखेर रही है। इसका वीडियो शुक्रवार को आकर्षण का केंद्र बना रहा। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि यंत्र संयोजित करने के समय एक ट्रायल 9 अप्रैल को किया गया था, जो सफल रहा था। वैज्ञानिकों को आवश्यक लगेगा तो एक बार फिर से इसका ट्रायल शनिवार और रविवार को भी किया जाएगा। मंदिर की व्यवस्था से जुड़े विहित नेता गोपाल के माध्यम से दैनिक जागरण ने इस ट्रायल की सफलता की जानकारी 10 अप्रैल के अंत में ही दे दी थी। कुछ दिनों से वैज्ञानिकों का दल इसके उपकरणों को मंदिर में संयोजित कर रहा था। अब 17 अप्रैल को भी इसी तरह रामलला के ललाट पर किरणें पड़ेंगी और रामलला का सूर्य तिलक होगा। 2.5 मिनट तक किरणों की तीव्रता अधिक होगी। कुल 5 मिनट भगवान भास्कर की किरणों से आराध्य का तिलक होता दिखेगा। ये सूर्य तिलक 75 मिलीमीटर का होगा। सूर्य अभिषेक के प्रबंधन व संयोजन का दायित्व रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों को सौंपा गया था। तमिलनाडु केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो में वो कहते हैं, एआईएडीएमके और डीएमके के राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण तमिलनाडु उतना विकसित नहीं हो पाया है जितना संभावनाएं हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को सुरक्षित और समृद्ध बनाया है। अब तमिलनाडु के लोगों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने और भाजपा को वोट देने का समय आ गया है। केवल भाजपा ही तमिल संस्कृति को पूरे देश तक पहुंचा सकती है। एआईएडीएमके और डीएमके दोनों के भ्रष्टाचार और चुनावी भ्रष्टाचार के कारण तमिलनाडु जितनी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज है, इतना विकास नहीं कर पाया है। அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இவர்களுடைய ஊழலின் காரணமாக தமிழகம் எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி பெற வேண்டுமோ அந்த வளர்ச்சியை பெறவில்லை என்பதை இந்த சமயத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। मोदी जी ने देश को सुरक्षित और समृद्ध किया है। மோடி அவர்கள் தேசத்தினுடைய பாதுகாப்பு வளர்ச்சியில் அக்கறை கொண்டிருக்கிறார்। और अब समय आ गया है कि तमिलनाडु की जनता भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी होकर कमल के निशान पर वोट दे। இப்பொழுது சமயம் வந்துவிட்டது। தமிழக மக்களும் மோடி அவர்களுடைய கையை பிடித்து மோடி அவர்களுக்கு வாக்களிக்க தயாராகி விட்டீர்கள்। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिलनाडु के महान विचारों को पूरे देश भर में पहुंचा सकती है। பாரதிய ஜனதா கட்சி மட்டும்தான் தமிழ் வளர்ச்சி, தமிழக வளர்ச்சி இதில் அக்கறை செலுத்தும் और तमिलनाडु के गौरव को सिर्फ तमिलनाडु नहीं, समग्र देश और दुनिया में ऊपर उठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। தமிழகத்துடைய கௌரவத்தை வெறுமனே பாரதத்தில் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் பறைசாற்றிக் கொண்டிருப்பவர் மோடிஜி அவர்கள்। अंत में मैं आज तमिल भाषा में बोल नहीं पा रहा हूं, इसलिए आप सबकी क्षमा मांगता हूं। मैं प्रयास जरूर करूंगा कि 2, 5, 8 साल में तमिल भाषा में आपसे बातचीत करूं, ऐसा प्रयास जरूर करूंगा। நான் முதலிலே மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறேன்। என்னால் உங்களுக்கு தமிழிலே பேச முடியவில்லை என்ற வருத்தம் இருக்கிறது। ஆனாலும் கூட அடுத்த தேர்தலிலே உங்களிடம் நான் தமிழில் பேசுகிறேன்। उत्तराखंड रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक सार्वजनिक रैली में भाग लेते हैं। वो कहते हैं, भारत का कद दुनिया में तेजी से बढ़ा है। अब दुनिया भारत की सुनती है। विश्व अर्थव्यवस्था में भारत 11वें स्थान पर था, अब भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि हम 2027 तक शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में रहेंगे। भारत को अब कमजोर देश के रूप में नहीं जाना जाता है, यह एक मजबूत राष्ट्र है।
हम अपना बचाव करने में सक्षम हैं। भाजपा राष्ट्र की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो अपने शब्दों का पालन करती है। हमने अपने सारे वादे पूरे कर लिए हैं। बहनों भाइयों, हमारी सरकार बनने के बाद चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बड़ी तेजी के साथ ऊंचा हुआ है। पहले भी हम लोग विदेशों में जाते थे, दुनिया के मंचों पर भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि हम दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलते हैं, तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है, यह हैसियत भारत की बनी है। वैसे देखा जाए धन दौलत के मामले में, तो धन दौलत के आकार के मामले में, यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत 2014 में दुनिया में 11वें स्थान पर, लेकिन 7 वर्षों के अंदर यही भारत 11वें स्थान से जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और बहनों भाइयों, बड़े बड़े अर्थशास्त्री और बहुत बड़ी वित्तीय संस्थाएं अब ये डंके की चोट पर कह रही हैं कि 2026 समाप्त होते होते ही, यानी 2027 में भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा भरोसा लोगों के मन में पैदा हुआ है। विकास का जहां तक सवाल है, विकास कितना हुआ है, कैसे हो रहा है, मुझे बहुत विस्तार में जाकर इसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एहसास केवल उत्तराखंड की जनता को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जनता को अच्छी तरह है। लोग इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद और यहां पर उत्तराखंड में हमारी सरकार बनने के बाद ये जो डबल इंजन की सरकार रही है, जिस तेजी के साथ इसने काम किया है, उत्तराखंड का विकास तेजी के साथ हुआ है। देश का जहां तक सवाल है, आपको जानकर खुशी होगी, बड़े बड़े अर्थशास्त्री अब ये कहने लगे हैं 10 वर्षों के अंदर मोदी जी ने यह करिश्मा कर दिया है कि भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हो गए हैं। मेरे बहनों भाई, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हो गए। यह हमारी छोटी उपलब्धि नहीं है, मैं इसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। भारत अब दुनिया में कमजोर भारत के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि भारत अब दुनिया में एक ताकतवर भारत के रूप में जाना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भारत को आंख दिखाकर निकल जाए। बहनों भाइयों, यदि कोई भारत को आंख दिखाएगा तो हम उससे बड़ी आंख करके दिखाएंगे। वैसे भारत का यह चरित्र रहा है, भारत ने बराबर अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने जाएगा जहां उसकी जगह है। कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई जेल में, कोई जहनुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं राम नाम सत्य की यात्रा पर निकल गए हैं। ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। आइए आगे वो क्या कहते हैं, सुनिए। पहले अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, क्योंकि उपज का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को औने पौने दाम पर बेच करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था। हमने कहा भी नहीं, माफिया नीचे तय करेंगे से देश की व्यवस्था को। प्रदेश की व्यवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा। माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है। कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे खतरा बनेगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पहले से तय कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी। और बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में, कोई जहन्नुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं स्वयं ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। आप देख रहे होंगे ना, बड़े बड़े धुरंधर हुआ करते थे पहले, सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे।
कांग्रेस के लोग कैसे नतमस्तक हुआ करते थे। जब वे चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफिले रुक जाया करते थे, मंत्रियों के काफिले रुक जाया करते थे। और सरकार बदली, हमने कहा काफिले कोफिले बंद होने चाहिए भाई, होटल सब बंद कराओ। और फिर उनकी गर्मी को शांत कर दिया गया, एक ही बार में हो गया ना गर्मी शांत। तो जिनकी गर्मी शांत हो चुकी है उनको ये जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। पैदा होने देंगे क्या उनको? मत पैदा होने दो। ये रक्त बीज है, रक्त बीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताड़ित करेंगे, सामान्य नागरिकों का जीना हराम करेंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा करेंगे। इसलिए इनके सामने झुकने की बजाय दो टुक जवाब देने की आवश्यकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं, प्रधानमंत्री ने इस देश के मछुआरों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिए हैं। वो उनके बारे में सोचते भी नहीं है। लेकिन मछुआरे हमारे किसानों से कम नहीं है। वे भारी जोखिम उठाते हैं और भोजन प्रदान करते हैं। हमने मछुआरों के लिए एक विशेष घोषणा पत्र बनाया है और हम उन्हें मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए डीजल पर सब्सिडी देने जा रहे हैं। मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए बीमा, क्रेडिट कार्ड और अंतर्देशीय मछली पकड़ने और जलीय कृषि को कृषि के रूप में मान्यता देंगे। The Prime Minister has completely ignored the fishermen of this country. இந்த நாட்டினுடைய பிரதமர் இந்த தேசத்தினுடைய மீனவர்களை முழுமையாக மறந்து விட்டார். He does not even think about them. அவர் அவர்களை பற்றி ஒருபோதும் நினைப்பதில்லை. But fishermen are no less than our farmers. நம்முடைய விவசாயிகள் எவ்வளவு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய மீனவர்களும் முக்கியமானவர்கள். They take huge risks and they provide food to our country. அவர்கள் பேர் ஆபத்துகளுடன் கடலுக்குள் சென்று நம் மக்களுக்கு உணவை தருகிறார்கள். So we have created a special manifesto for fishermen. அதற்காக மீனவர்களுக்கென்று ஒரு தனி தேர்தல் அறிக்கையை நாங்கள் தயார் செய்திருக்கிறோம். And we are going to give them a diesel subsidy for their fishing boats. அவர்களுடைய படகுக்கான டீசல் மானியத்தை தரப்போகிறோம். Insurance for their boats. அவர்களுக்கான படகுகளுக்கு காப்பீடு தரப்போகிறோம். We are going to give them a Fisher-folk credit card. அவர்களுக்கு நாம் கிரெடிட் கார்டு வழங்க போகிறோம். And we are going to recognize inland fishing and aquaculture as agriculture. உள்நாட்டு மீன்பிடித்தலையும் அக்வாகல்ச்சர் என்ற அந்த உள்நாட்டு மீன் வளர்ப்பு தொழிலையும் விவசாயத்தை போல விவசாயமாக கருத இருக்கிறோம். पश्चिम बंगाल रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले पर टीएमसी नेता कुणाल घोष कहते हैं, यह एक संयुक्त ऑपरेशन था। एनआईए ने इसे अकेले नहीं किया। यह एक राष्ट्रव्यापी अपराध है। यह एनआईए और राज्य पुलिस का संयुक्त अभियान था और फिर उन्हें दो प्रमुख संदिग्धों को पकड़ा गया। एनआईए और आईबी सभी जानकारी रखते हैं। वे राज्य पुलिस को सूचित करते हैं। 2 घंटे के भीतर हमारे पश्चिम बंगाल पुलिस ने पूरे ऑपरेशन का प्रबंधन किया और एनआईए के साथ सहयोग किया। पहले देखिए, ये तो बंगाल पुलिस का क्रेडिट है। इट वॉज अ जॉइंट ऑपरेशन। एनआईए अकेले नहीं किया। ये जो जिस तरह ये अपराध है, ये नेशन वाइड अपराध है। इसके लिए एनआईए, आईबी, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोकने के लिए, जांच करने के लिए। और ऐसे बहुत स्टेट्स है, डबल इंजन सरकार के भी स्टेट्स है, जहां पर ये अपराधियों घुसकर वो छुपाते रहे खुद को। बंगाल में क्या हुआ, जब ही स्टेट पुलिस को इंफॉर्मेशन मिला, विद इन 2 आवर्स पूरा ऑपरेशन सजा लिया था हमारा बंगाल पुलिस ने। और इट वॉज अ जॉइंट ऑपरेशन ऑफ एनआईए एंड आवर स्टेट पुलिस, और ये दोनों को पकड़ लिया गया। तो ऐसा हुआ जो होना था। ये कहां पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जो खबर रखना ये एनआईए का काम है, आईबी का काम है। और आईबी और एनआईए स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और स्टेट पुलिस कोऑपरेट करते हैं। तो अभी ऐसा हुआ, 2 घंटे के अंदर हमारा स्टेट पुलिस, बंगाल पुलिस, ममता दीदी का पुलिस पूरा ऑपरेशन पूरा सजा लिया था और एनआईए को कोऑपरेट किया। और एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान ये दोनों को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षात श्री राम का अंश है, कंगना रनावत का कहना है। आगे वो कहती है, दोस्तों 2014 में समस्त विश्व चेतना की चिंगारी समस्त विश्व में ज्यादातर भारत में जो आई है, सनातन की चिंगारी, हिंदू राष्ट्र की चिंगारी, जो चिंगारी धर्म की अधर्म की लड़ाई की जो चिंगारी है, वो चेतना हमारे में नरेंद्र मोदी जी ने जगाई है। आगे कंगना क्या कहती है सुनिए। तो ये सही बात है कि 2014 में जो चेतना की चिंगारी समस्त विश्व में और ज्यादा करके जो भारत में आई, सनातन की जो चिंगारी है, हिंदू राष्ट्र की जो चिंगारी है, जो चिंगारी है धर्म की अधर्म की लड़ाई की जो चिंगारी है, वो चिंगारी जो है वो हमारी चेतना में नरेंद्र मोदी ने जगाई है। और आज ये चिंगारी जो है एक आग बन चुकी है जो हम सबके सीनों में जल रही है। हम जो हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे कि श्री राम की सेना थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। श्री राम की पूजा उनके शरीर की या उनकी मूर्ति की ही नहीं होती है, उनके चरित्र की होती है। उनमें वही संयम, उनमें वही त्याग, उनमें वही परिश्रम, वही करुणा, वही क्षमा, वही जो भाव हैं वो देखने को मिलते हैं। साक्षात वो राम के चरित्र का अंश है, तो ये गलत नहीं होगा। और अगर आप सब राम की सेना है, उसमें मैं भी राम सेतु की एक गिलहरी हूँ। दोस्तों, किसी का भी सहयोग इस पार्टी के लिए कम नहीं है और हम सब का सहयोग मान्य रखता है। आप और मैं, हम लोगों का अपना कोई अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। हम सब नरेंद्र मोदी हैं, हम सब उनकी चेतना, उनकी त्याग और उनके चरित्र का एक अंश है। हम लोग लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी के लिए लड़ेंगे, हम लोग उनके भारत की विकास की योजना के लिए और उनका जो मकसद है और उनकी जो योजना है हम उसके लिए लड़ेंगे। आज के बाद मेरा, जैसे मैंने जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, मैंने कहा था कि मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अब मैं भूल चुकी हूँ कि मैं क्या हीरोइन थी या मैं कितनी बड़ी हीरोइन थी या मेरे आगे पीछे कितने लोग मेरी सेवाएं करते घूमते थे, मैं वो सब भूल चुकी हूँ। मेरे आज कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा एक ही अस्तित्व है और वो है भारतीय जनता पार्टी। आप सब मैं हूँ और मैं आप सब हैं, हम लोग एक हैं, हम लोगों में कोई भी असमानता नहीं है। दोस्तों, इसी कार्यक्रम के लिए और इसी एक मकसद के लिए हम सब जुड़े हैं और अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी लड़ाई है। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो तय हो गए हैं और हम लोगों ने तो प्रत्याशी घोषित कर भी दिया है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है, कांग्रेस का जो ग्रुप है, उन्होंने अभी तक प्रत्याशी भी बताया नहीं है। लेकिन उनके प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं, भाजपा सरकार का कहना है कि अगर उन्होंने चीन हमारे गांवों का नाम बदल दिया है तो हम चीन का नाम बदल देंगे। चीन के नाम में संशोधन न करें, उनके साथ व्यापार रोकें, फिर हमारा राष्ट्र आगे दिखाई देगा। सुनिए पूर्व सीएम अखिलेश यादव को। फौज की भर्ती को, जो फौज सबसे सेंसिटिव है, हमारी सीमाएं सबसे सेंसिटिव हैं, चीन को लेकर के सवाल खड़े हैं कि रिजांगला को लेकर के क्या हमारा रिजांगला का मेमोरियल नहीं तोड़ दिया? चीन की फौज आई और रिजांगला का मेमोरियल तोड़ दिया। क्या आप ऐसे दुनिया में विश्वगुरु बनेंगे? क्या दुनिया में आपकी पहचान इसलिए बनेगी कि आपने अपनी सीमा सिकोड़ ली है? आपकी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। और सोचो, एक देश की बीजेपी की सरकार क्या कहती है कि अगर उन्होंने हमारे गांव के नाम बदले हैं तो हम चीन का नाम बदल देते हैं। चीन का नाम मत बदलो, केवल चीन से कारोबार अगर आप रोक दोगे तो शायद हमारा देश दुनिया में सबसे आगे दिखाई देगा। सीएम भजनलाल शर्मा कहते हैं, हमारी सरकार को सत्ता में आए 4 महीने हो गए हैं। हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो भी योजनाएं बताई थी, 90 दिनों में हमने उन योजनाओं का 40 से 45% पूरा कर लिया है। मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने राजस्थान में पानी के मुद्दे को हल किया। हमारी सरकार को आए हुए लगभग 4 महीने हुए हैं। हमको 90 दिन का काम मिला था क्योंकि आचार संहिता लग गई थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे वो हमारी कोई भी योजना हो, हमने उन योजनाओं को जो हमारे संकल्प पत्र में लिया था, हमने 40 से 45% तक 90 दिन में हमारी उन योजनाओं को पूरा करने का काम किया है। मैं निश्चित रूप से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।
कि उन्होंने राजस्थान की वो समस्या जो राजस्थान में सबसे ज्यादा है, पानी की समस्या, उस पानी की समस्या को पूरे राजस्थान के अंदर अगर सरल करने का काम किया है, हमारा या मध्य प्रदेश हो या हमारा हरियाणा हो या हमारे यहाँ की योजनाएं हो, उन सभी योजनाओं को बढ़ाने का काम देश के तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष और कोयम्बटूर से पार्टी के उम्मीदवार के अन्नामलाई कोयम्बटूर निर्वाचन क्षेत्र के लिए घोषणा पत्र जारी करते हैं। पीएम मोदी और अन्नामलाई जैसे नेता अपने बच्चों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी कहती हैं, राहुल गांधी फेल हो गए हैं, कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अन्य सांसद भी प्रशासन के साथ भागीदारी न करने से असफल रहे हैं, लोगों के लिए कनेक्शन और उपलब्धता की कमी के साथ। वायनाड को राहुल गांधी के नेतृत्व से बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ है। वे केवल लोगों की धार्मिक भावनाओं पर खेल रहे हैं। वे खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते रहते हैं, लेकिन वे वह सब कुछ करते रहते हैं जो गैर धर्मनिरपेक्ष है। वे कुछ धर्मों के लोगों को खुश करने और धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करने की कोशिश करते हैं। I look around, I feel Rahul Gandhi has failed is one part of the story, but whole lot of other MPs have also failed by non-participation with the administration, with complete lack of connect and availability for their people, and that failure is writ large, and especially the district of Wayanad hasn't benefited at all from Mr. Gandhi's leadership, and all one can see is that it's only playing on people's religious sentiment. While they keep calling themselves secular, but they do everything which is non-secular. They try to appease people of certain religion. They try to divide people on the base of religion. And whatever happened before partition and the demands of Muslim League were, they are getting satisfied by none less than the Congress party in Kerala. No, there's a setup. This is probably a setup, and this setup is between LDF, and I think Ms. Eni Raja should have questioned as to why you're making me a scapegoat when you're working to elect Mr. Rahul Gandhi. And this kind of coalition, which is an opportunistic coalition, UPA will be something else in the center and UPA will be something else in the state. People need to see through this, because this is a group or a bunch of people who are wanting to remain in power, whether using nepotism, religious divide or corruption, to continue to stay in power and take away the benefits. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए AI न्यूज़ को।